नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। यूपीए कालबाह्य हो गया, उसके बाद इंडिया गठबंधन की नींव डली। याद कीजिए उस समय नीतीश कुमार कभी दिल्ली आके केजरीवाल से मिलते, तो कभी बंगाल जाके ममता दीदी से मिलते और ये विपरीत एक दूसरे के खिलाफ काम करने वाले तमाम राजकीय दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार ने इकट्ठा किए और इंडिया गठबंधन की बेंगलोर में नींव डली। इंडिया गठबंधन की नींव डलते ही एनडीए गठबंधन दो 2014 से मरणासन्न स्थिति में था, क्योंकि 2014 के बाद जो चुनाव हुए, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो अपने बलबूते पे आई। तो एनडीए के घटक दल साथ में थे, लेकिन टोकनिज्म पे कि चलो थोड़ा बहुत टोकन तुमको, तुम साथ में हो तो कुछ दे देते। इसके बाद जब अगला चुनाव आया 19 में, उसने कहर बरपा, बीजेपी 300 पार चली गई। फिर तो एनडीए गठबंधन के बाकी दल तो मिला तो भला, नहीं मिला तो तेरा भला, इस मुद्रा में बंटे रहे। लेकिन ना 2013 के बाद से कभी एनडीए की कोई घटक घटक दल की मीटिंग हुई, ना एनडीए का कोई कन्वीनर हुआ। एनडीए बिल्कुल नेपथ्य में चली गई। जो कुछ भी था वो मोदी और अमित शाह थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की जैसी नींव डली और नाम फाइनल हो गया, पार्टियां फाइनल हो गई, सारे घटक दल दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक हर राज्य से लोग जुड़ गए। ऐसे में आनंद फानन में एनडीए की एक बैठक हुई और जिसमें 38 राजनीतिक दल हमारे साथ है, ये बोला गया। फिर एक बड़े से, जो बड़े बड़े हार होते हैं, उससे आदरणीय मोदी जी का स्वागत किया गया और कहा गया कि हम सारे अधिकार मोदी जी को दे देते हैं और इंडिया गठबंधन से ज्यादा पार्टियां हमारे पास है। ये उस समय पूरा इंडिया इंडिया गठबंधन को नीचे दिखाने का एक प्रयास किया गया था। पूरा मीडिया लगातार ये बोल रहा था कि 38 दलों की पार्टी। लेकिन क्या ये गन पॉइंट पे आए थे? क्या ये मजबूरी के सौदे में आए थे? क्या सत्ता में बने रहने के लिए आए थे? ये डिबेटेबल सवाल है। इसमें कई लोग ये भी कहेंगे कि आप विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, क्योंकि कई दल ऐसे भी थे कि जिनको सत्ता में बने रहना था, तो साथ में रहना जरूरी था। और उत्तर पूर्व के तो हम हमेशा देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, वहां पे अक्सर राजनीति जैसा केंद्र में बदलती है, तो वहां पार्टियां वही होती है, वो हमेशा केंद्र के साथ रहती है। लेकिन पहली बार 2014 से लेके 2025 तक पहली बार जो एनडीए गठबंधन में हलचल मची, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लाया गया, वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025, उसको लाया गया। फिर उसको कमिटी के पास भेजा गया। फिर कमिटी ने उसको वापस किया। कमिटी में झगड़े हो गए, पकड़ा पकड़ी हो गई, बोतलें टूटी। उसके बाद फिर पेश हुआ दोनों सदनों में और दोनों सदनों में पास हुआ। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पे हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया। लेकिन उसके पीछे कई लोग कोर्ट में चले गए। वक्फ बोर्ड की बिल पास होने के बाद एनडीए गठबंधन के कई राजनीतिक दलों में भयानक तूफान समझ गया। जनता दल यूनाइटेड इस्तीफे की छड़ी लग गई। जैन चौधरी को लोग कोसने लगे। पासवान के यहाँ विद्रोह हुआ। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था जहां लोग सवाल पूछ रहे थे। वहां टीडीपी में दक्षिण में उन्हें जवाब देना पड़ा। वहां लोग नाराज हो गए। वहां बार बार चंद्रबाबू नायडू, जो एक बैसाखी बनी हुई है सरकार की, ये बोलना पड़ा कि नहीं, मैं देखूंगा इसको, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन बिल तो पास हो गया। उसके बाद कोर्ट में लोग चले गए। अब लेटेस्ट जो है, एनडीए के घटक दल नेशनल पीपल्स पार्टी इंडिया एनपीपी के नेता व मणिपुर के क्षेत्रागांव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक
शेख नूरुल हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती, यानी उसकी वैधता को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की एक एप्लीकेशन लगाई है, एक पिटीशन फाइल की है। ये एनडीए गठबंधन का लेटेस्ट विद्रोह है, क्योंकि ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी इंडिया है, ये एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, उन 38 में से। इसके पहले टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है और कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देता हुआ इसे रद्द करने की मांग की है। ये जो एनपीपी के विधायक है हसन साहब, इन्होंने अदालत में जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा है कि वक्फ कानून के लिए किए गए बदलाव पर उन्हें चिंता हो रही है, जिसलिए इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका आगे कहती है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3 ई अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों 5वीं या 6वीं अनुसूची के तहत के स्वामित्व वाली भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। एनपीपी विधायक के ने अपनी याचिका में कानून में किए गए संशोधन न सिर्फ मनमाना है, बल्कि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का केंद्र का एक प्रयास है। अपने ही सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं एनपीपी के नेता। याचिका में कहा गया है कि कानून के लिए किए गए संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाते हैं और इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों पर राज्य नियंत्रण बढ़ता है। याचिका में यह भी कहा है कि वक्फ कानून के लिए किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेंगे और साथ ही वक्फ बोर्ड के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो थे हसन साहब, जो अपने ही सरकार को आईना दिखा रहे थे। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा, जिनको लेके अभी हाल ही में टीएमसी में भी झगड़े हो गए, जो हमने इस पे कार्यक्रम किए थे। ये महुआ मोइत्रा वही हैं जिनकी पिछली बार सदस्यता चली गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी किसी बिल्डर के साथ शेयर किया था। उनके अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको सिर्फ मोदी और अडानी ही दिखते हैं, बाकी दिखता नहीं है। इनके झगड़ों को लेके काफ़ी खिंचालेदर हुई टीएमसी में, लेकिन महुआ मोइत्रा को अनस्टॉपेबल है, उन्हें कोई रोक तो सकता नहीं। उन्होंने भी एक याचिका दायर की है और उन्होंने में संशोधन की प्रक्रिया प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन में न केवल गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं, बल्कि संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिक्रियात्मक रूप से संसदीय समिति के अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की मसौदे की रिपोर्ट पर अपने विचार करने और उसे अपनाने के चरण में तथा सांसदों के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण में संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया है। मोइत्रा ने आगे कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमति वाले राय को 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश अंतिम रिपोर्ट से बिना किसी औचित्य से हटा दिया। साथ ही कहा कि इसके तरह के कार्रवाई ने संसद की विचार विनिमय प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है तथा आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया नियमावली में उल्लेखित स्थापित मानदंडों का उल्लंघन किया है। क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। मैंने कहा कि जी जेपीसी थी, जेपीसी में कई जगह
मारा-मारी हुई यानी पकड़ा-पकड़ी हुई, बॉटल फूटी, किसी के हाथ को लग गया, खून निकला, ये तक बात आ गई। कुछ लोगों को निष्कासित किया गया, ये भी हो गया। लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट पेश की तो जो लोग जिन्होंने असहमति दर्शाई है किसी बात पे या कुछ अपनी विचार रखे हैं, उनको जगह देनी चाहिए, ये प्रण लेके आए, नहीं तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सत्ता पक्ष अपने 4 लोग कर ले और वो अपने मनमानी तरह से रिपोर्ट दे दे। तो मोइत्रा ने जो कहा उसमें कोई गलत तो है नहीं, ये सामने दिखाई देता है। आगे उन्होंने कहा कि वक़्त संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के सक्षम समानता, 15(1) भेदभाव न करना, 19(1) ए और सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300 ये यानी 300 ए संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। ये एक नहीं ऐसी कई अभी याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई है। देखना ये है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको क्लब करता है या अलग-अलग दृष्टि से देखता है। क्लब करता है तो किस-किस की तरह से करता है, ये संविधान के बेंच पे जाता है कि कौन सुनता है, कई चीज़ें सामने आएगी। लेकिन एनडीए गठबंधन जो कहते थे कि हमारे पास 38 लोग हैं और जिन लोगों ने साथ में रहने की कस्में खाई थी, वो तमाम एनडीए गठबंधन के बहुसंख्यक बहुसंख्यक मतलब ज़्यादातर लोग जो है पार्टियाँ हैं, वक्फ बोर्ड के बाद बहुत असहजता की स्थिति में हैं। बार-बार लीपापोती की बात हो रही है। बिहार से लेके नीचे आंध्र प्रदेश तक और तमिलनाडु तक, जम्मू कश्मीर तक, जो लोग साथ में थे, कहीं न कहीं सब में असहजता है। क्योंकि सबको लगता है कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। कुछ बातें तो हम बिल्कुल कि जैसे यदि राम जन्मभूमि भूमि न्यास है, उसमें तो इतना तक कहा गया है कि उसमें सारे मेंबर्स हिंदू रहेंगे और यदि पदेन अधिकारी होता है, पदेन मेंबर होता है जैसे कि कोई कलेक्टर हो, यदि वो हिंदू धर्म से नहीं हो, तो उसका सबॉर्डिनेट अधिकारी जो हिंदू होगा, उसको मिलेगा। तो वो यदि आपकी पवित्रता रखना चाहते हैं, आपकी आपका धार्मिक आस्था है, तो राम यदि हिंदुओं की आस्था है, तो उस बोर्ड में हिंदू ही होने चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर दूसरे धर्म को भी वो स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनके बोर्ड में फिर हिंदू क्यों हो? ऐसा ही एक झगड़ा हम बार-बार इसको उल्लेखित कर रहे हैं, ऐसा ही एक झगड़ा बोध गया में बौद्ध धर्म वाले कर रहे हैं क्योंकि उनके जो कमिटी है मैनेजिंग कमिटी उसमें भी नॉन बुद्ध यानी बाकी लोग अ, उसमें घुसेड़ दिए गए हैं। उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई जब हमारे धर्म की बात है और हमारा एक मैनेजमेंट है, तो हमें करनी दीजिए, आप बाहर के लोग क्यों इसमें घुसाते हैं? जिन लोगों को हमारे धर्म से कोई लेना-देना नहीं, उस वो हमारे धर्म की गतिविधियों को कैसा संचालित करेंगे? बात तो सही है, सभी को वो अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिर बिल तो पास हो गया है, अब कानून भी बन गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय पे सबकी आँखें टिकी हुई है कि होता क्या है। लेकिन इस बिल ने एनडीए गठबंधन के नींव को हिला दिया, इतना पक्का। आगे क्या होता है, चुनाव में कौन किसके साथ रहता है, आपने मात्र रिट पिटीशन फाइल किया, विरोध दर्ज कर दिया, इसके मायने ये नहीं है कि आपका मुस्लिम मतदाता इस बात को भूल जाएगा कि आपने सिर्फ लिप सर्विस की है, आपने सिर्फ बोलने के लिए बोला है। अंदर से आपने ये बिल पास करवाया है और बाकायदा इस कानून को लागू करवा रहे हैं। कुल मिलाकर अ, ये वक्फ बोर्ड बिल क्या अगले आने वाले चुनाव में क्या मतलब बिहार का ही पहला चुनाव है, उसमें क्या इसका रिएक्शन होगा? ये किस तरह से वहाँ का मतदाता बिहेव करेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पोलराइज़ेशन होगा हिंदू-मुस्लिम या फिर कास्ट सिस्टम पे ही बिहार डिवाइड होता रहेगा और फिर मुस्लिम मतदाता अपने वोटों के भरोसे क्या कोई बड़ा परिवर्तन लाएँगे? ये सारी बातें जैसी भी होगी आपके सामने लाएँगे। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।